हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो से चर्चा कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आज अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे और उस संरचना में मुख्यतः हम डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। जो डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल है वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, डीएनए की संरचना का यह एक सर्वमान्य मॉडल है। जो डबल हेलिक्स मॉडल है यह एक सर्वमान्य मॉडल है, यानी हम इसको यूनिवर्सल मॉडल बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है डीएनए की संरचना के बारे में। जो डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल है ये वाटसन एवं क्रिक, 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एवं क्रिक। इन दोनों साइंटिस्टों ने यह मॉडल सन 1953 में दिया था। यानी डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा सन 1953 में दिया गया था। यदि बात करें तो यह एक 3D मॉडल था। मुख्य रूप से यह एक 3D मॉडल था और यह मॉडल एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से प्राप्त फोटोग्राफ पर आधारित था। यानी मुख्य रूप से जो ये मॉडल था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए थे उन पर यह मुख्य रूप से आधारित था। अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से संबंधित 2 साइंटिस्ट थे, या हम यूं बोले कि डीएनए को सर्वप्रथम एक्सरे जो प्लेट पर उद्भासित करने का जो कार्य किया था वो 2 साइंटिस्ट थे। एक थे फ्रैंकलिन और दूसरे थे विल्किंस। यानी जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से संबंधित जो 2 साइंटिस्ट थे वो थे फ्रैंकलिन एवं विल्किंस। अब जो वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए की खोज की थी वो मुख्य रूप से एक बी डीएनए था। यानी बी डीएनए था मुख्य रूप से। डीएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आपको पता है ए डीएनए, बी डीएनए लिखी दिया, सी डीएनए एवं जेड डीएनए। तो जो वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए की खोज की थी वो मुख्य रूप से कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। और यह मुख्य रूप से इस डीएनए को राइट हैंडेड डीएनए भी बोला जाता है। राइट हैंडेड डीएनए भी कहा जाता है। यानी इसमें जो कॉइलिंग की दिशा होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो कॉइलिंग की जो दिशा होती है वो राइट हैंड होती है, या बोल सकते हैं हम क्लॉकवाइज होते हैं, इसलिए इसको राइट हैंडेड डीएनए भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से क्या है? बी डीएनए है। और आप याद रखना, ये जो बी डीएनए होता है यह सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है। यानी सबसे ज्यादा यदि कोई स्टेबल डीएनए है वो बी डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है। ये तो थी इसके बारे में जनरली बातें। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ये डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल है इसकी प्रमुख बातें कौन सी थी, या इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से? जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की है कि डीएनए क्या है? पॉलीमर है। डीएनए पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए पॉलीमर है किसका? डीएनए पॉलीमर से किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको हम डीएनए बोलते हैं या डीएनए कहते हैं। यदि हम बात करते हैं आगे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
तो जो वॉटसन एवं क्रिक ने बताया वो ये पॉइंट था, इन्होंने बताया कि डीएनए के एक अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चैन पाई जाती है। उन्होंने बताया कि जो डीएनए का एक अणु होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन पाई जाती है, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, इन्होंने बताया कि यह दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है, एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, यानी एंटी पैरेलल होती हैं। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये डीएनए की स्ट्रक्चर है तो इसमें एक तो ये और एक ये, तो एक डीएनए के अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं, प्रति समांतर होती है, एंटी पैरेलल होती है। कैसे? जैसे मान लो ये दोनों श्रृंखलाएं, हम इनको मानते हैं ये दोनों श्रृंखलाएं हैं, तो देखो एंटी पैरेलल का मतलब तो होता है समांतर तो होंगी, मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को विच्छेद नहीं करेंगे, परंतु एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये श्रृंखला है तो इसके 3 प्राइम, इसका सिरा नीचे की ओर है तो 5 प्राइम कहाँ होगा, ऊपर की ओर, तो दूसरी श्रृंखला का 5 प्राइम सिरा नीचे की ओर है और 3 प्राइम सिरा कहाँ है, ऊपर की ओर है। यह क्या हो गई, एंटी पैरेलल। यानी दूसरी भाषा में बात करें तो एक श्रृंखला का डायरेक्शन इधर है तो दूसरी श्रृंखला का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर होगा, मतलब उल्टा होगा। यदि मैं यूं बोलूं कि एक का मुख ऊपर रहता है तो दूसरे की टांगे ऊपर रहती हैं, या दूसरी ऊपर चढ़ रही है, एक ऊपर चढ़ रही है तो दूसरी नीचे उतर रही है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। यदि हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें, समझें, तो देखो एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। प्रति समांतर क्या है, प्रति समांतर के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करें। वैसे आपको पता है ये क्या है, शुगर, और इसको नंबरिंग देंगे तो ये कार्य क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और एक ये, इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। ये 3 प्राइम कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, ये OH है और ये H है। अब ये क्या है, शुगर। जैसा कि आप सबको पता है शुगर के 1 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। 1 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और आपको पता है 3 प्राइम सिरे से कौन जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप। 1 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और जो 3 प्राइम सिरा है उससे कौन जुड़ेगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उससे कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। अब ये तो एक शुगर है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, आपको पता है 5 प्राइम सिरे से भी कौन जुड़ता है, फॉस्फेट। अब ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी हम दूसरी शुगर लेते हैं, अब इसको हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। अब जैसा कि आपको पता है 1 प्राइम सीरीज से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और जो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इस 3 प्राइम से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट, यानी ये कौन सा सिरा है, 3 प्राइम, और 5 प्राइम सिरे से कौन जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ता है। अब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये तो एक श्रृंखला हुई, जैसे हम ये श्रृंखला की बात करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अभी हम दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला लेते हैं, तो यदि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला लेंगे तो ये क्या होगी, प्रति समांतर। अब इसको हम नंबरिंग देते हैं, इसको नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप 3। अब इसको नंबर दिए हमने 1 2 3 4
और 5, ये हमने इसको क्या दे दी नंबरिंग। आप सबको पता है 5 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। 5 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट, और 3 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। अब दूसरा हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेते हैं। अब इसको नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5, इसको 1 2 3 4 और 5। जैसा कि आपको पता है 3 प्राइम जो फंक्शनल ग्रुप है इससे कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। इधर 5 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट। और आपको पता है 1 प्राइम सिरे से कौन जुड़ता है, इधर 1 प्राइम सिरे से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस, और इधर 1 प्राइम से कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनी बेस। इधर 1 प्राइम से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस, और इधर 1 प्राइम से कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजनी बेस। अब आपने देखा होगा कि एक का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, तो दूसरी का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। आपने देखा होगा इस श्रृंखला का देखो 3 प्राइम सिरा नीचे की ओर है, तो ऊपर की ओर कौन सा है, 5 प्राइम सिरा। तो जो दूसरी श्रृंखला हम देखते हैं, देखो दूसरी श्रृंखला का 3 प्राइम यहां पर है, दिखाई दे रहा होगा। जो ये 3 प्राइम सिरा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो इसका 5 प्राइम सिरा कहाँ है, नीचे की ओर। इस अवस्था को एंटी पैरेलल अवस्था बोलते हैं, यानी प्रति समांतर अवस्था बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा इस श्रृंखला में इस प्रकार से ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये क्या है, 3 प्राइम। यानी डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की ओर। आपको पता है ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको पता है वही फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं, आपको पता है दोनों नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप सबको पता है कि 2 पास स्थित न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ने का कार्य करते हैं। अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक ही एक्स के चारों ओर, एक ही एक्स के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से कुंडलित होती है। सर्पिलाकार रूप से कुंडलित होती है, बस इनका डायरेक्शन विपरीत होता है। आप देखो ये एक एक्स है, इसके चारों ओर ये सर्पिलाकार रूप से कुंडलित है। एक ऐसे कुंडलित हुई जा रही है तो दूसरी इस प्रकार से कुंडलित होते हुए नीचे आ रही है। एक ही एक्स के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से कुंडलित होती हैं। और जो इनमें कुंडलन होता है, यानी जो कोइलिंग होती है, जो कुंडलन होता है वो ध्यान रखना दक्षिणावर्त कुंडलन होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज कोइलिंग होती है। यानी क्लॉकवाइज इनमें कुंडलन होता है। 2 तरह का कुंडलन होता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है कौन सा, क्लॉकवाइज। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, और दूसरा कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनमें कौन सा कुंडलन होता है, क्लॉकवाइज। यानी मेरे कुंडलन की जो दिशा होती है वो क्या होगी, दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है। अब इनमें जो एक कुंडलन होता है, ध्यान रखना, इनमें जो एक कुंडलन होता है, जो एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होगी है। अब इधर देखिए, ये एक कुंडलन है, यहां से लेकर यहां तक एक कुंडलन है। इस कुंडलन की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। इस कुंडलन को समझने से पहले आप देखियो कि डीएनए में 2 प्रकार के ग्रोव पाए जाते हैं, 2 प्रकार की खांच पाई जाती है। एक पाई जाती है माइनर ग्रोव, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और दूसरी पाई जाती है मेजर ग्रोव। यानी माइनर ग्रोव का मतलब होता है कम गहरी, और मेजर ग्रोव का मतलब होता है ज्यादा गहरी। डीएनए में देखो 2 माइनर ग्रोव होती है, एक तो ये आपको दिखाई दे रही होगी माइनर ग्रोव, और दूसरी ये माइनर ग्रोव। ग्रोव का मतलब होता है खांच।
डीएनए में दो प्रकार की खांच है, देखो दो तो माइनर ग्रोव है और उनके मध्य क्या है, एक मेजर ग्रोव है। तो एक माइनर ग्रोव से, आप ध्यान देना, एक माइनर ग्रोव से दूसरे माइनर ग्रोव के मध्य जो होता है उसको एक कुंडलन बोला जाता है। यहाँ पे एक माइनर ग्रोव है, यहाँ पे दूसरा माइनर ग्रोव है, इन दोनों के मध्य जो स्थित है उसको बोला जाता है एक कुंडलन। और एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखिए, एक कुंडलन में, अच्छी तरह ना, एक कुंडलन में 10 क्षारक युग्म होते हैं, 10 क्षारक युग्म होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए तो एक कुंडलन में कितने क्षारक युग्म होंगे, यानी 10 क्षारों के जोड़े पाए जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए, जो आपस में क्षारक बंधुता नियम के अनुसार, क्षारक बंधुता नियम के अनुसार जुड़े रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक कुंडलन है, यहाँ पे मैंने आपस में क्षारक युग्म बना रखे हैं। ये क्षारक युग्म, एक कुंडलन में कितने क्षारक युग्म पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं, 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कौन से नियम के अनुसार, क्षारक बंधुता नियम के अनुसार। क्षारक बंधुता नियम क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि क्षारक बंधुता नियम क्या है। आपको, जैसा कि आपको पता है, डीएनए में दो प्रकार की क्षारक होती हैं, आपको पता है, एक प्यूरिन और दूसरी कौन सी होती है, पिरिमिडीन। एक होती है पिरिमिडीन, एक होती है पिरिमिडीन। मतलब इसमें टोटल 4 प्रकार की क्षारक पाई जाती है, आपको पता है, AGTC। ये डीएनए में 4 प्रकार की क्षारक पाई जाती है जो आपस में हमने चर्चा की थी। ध्यान रखना, ये जो क्षारक होती हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब पूरक होती हैं। एक दूसरे क्या होती है, पूरक होती हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, यानी प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ेगी और पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ती है। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे की पूरक होती है। तो देखो, क्षारक बंधुता नियम क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम चारगोप के नियम में भी चर्चा करेंगे। क्षारक बंधुता नियम क्या है, क्षारक बंधुता नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि हमेशा एडिनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और ये जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ, जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। आपको पता है, ये एडिनिन ग्वानिन है और ये क्या है, थाइमीन और साइटोसिन। तो एडिनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, थाइमीन से। किसके द्वारा, ध्यान रखना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एडिनिन और थाइमीन के मध्य कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ये ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके मध्य हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके मध्य हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी जो प्यूरिन और जो पिरिमिडीन हो उनका जो क्षारक बंधुता नियम क्या है, A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो, इस आधार पर ये जो क्षारकों का जो बंधुता नियम है, इस आधार पर डीएनए 2 प्रकार का होता है। एक डीएनए तो होता है AT टाइप डीएनए, याद रखना। एक डीएनए कौन सा होगा, AT टाइप डीएनए। और जो दूसरा डीएनए होता है GC टाइप डीएनए, GC टाइप डीएनए। इस क्षारक बंधुता नियम के अनुसार डीएनए 2 प्रकार का होता है, AT टाइप डीएनए और GC टाइप डीएनए। ध्यान रखना, जो AT टाइप डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और जो GC टाइप का डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। AT टाइप डीएनए किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। और GC टाइप डीएनए किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब बात यह आती है कि इसको AT टाइप डीएनए क्यों बोलते हैं और इसको GC टाइप डीएनए क्यों बोलते हैं। देखो, AT टाइप डीएनए में जो
एडेनिन और थाइमिन का कंटेंट हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन से ज्यादा होता है, यानी एटी टाइप डीएनए में ए और टी की मात्रा जी और सी की तुलना में ज्यादा होती है। और जो जीसी टाइप डीएनए होता है उसमें जी और सी का कंटेंट ए और टी से ज्यादा होता है, इसलिए इसको जीसी टाइप डीएनए बोलते हैं और इसको एटी टाइप डीएनए बोला जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो जीसी टाइप डीएनए होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गलनांक, जो गलनांक बिंदु होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हमेशा 80 टाइप डीएनए से ज्यादा होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको पता है इसके मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके मध्य डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ज्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम हीट की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 80 टाइप डीएनए से ज्यादा होता है। अब एक दूसरी बात, एक बात आप इधर देखना, अब एक में कितने क्षारक युग्म पाए जाएंगे, 10 क्षारक युग्म पाए जाएंगे और दो पास पास स्थित क्षारक युग्मकों के जो मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये तो कॉमन सेंस है। एक कुंडलन की दूरी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडलन में कितने क्षारक युग्म है, 10 क्षारक युग्म है, तो डिवाइड करोगे तो दूरी कितनी आएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन। यानी दो पास पास स्थित जो युग्म है उनके मध्य की दूरी कितनी आती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी आती है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे हम चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम डीएनए की डायमीटर की। जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। मतलब डीएनए की एक न्यूक्लियोटाइड चेन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन के मध्य की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। मतलब एक फॉस्फेट से दूसरे फॉस्फेट की दूरी कितनी हुई, 20 एंगस्ट्रॉन। देखिए आप ऐसे समझिए, आप जैसे ये क्या है, शुगर। आप सबको पता है शुगर से कौन जुड़ती है, मान लो ये क्षारक जुड़ी है, कौन सी, एडेनिन। एडेनिन से हमेशा कौन जुड़ेगी डबल बॉन्ड के द्वारा, आपको पता है, थाइमिन। और फिर कौन आएगी, शुगर। अब आपको पता है शुगर के एक तरफ तो कौन पाई जाती है, नाइट्रोजनी बेस, और दूसरी तरफ कौन पाई जाती है, आपको पता है, फॉस्फेट। तो दूसरी तरफ कौन पाया जाएगा, फॉस्फेट। अब ये तो क्या हो गया, एक पॉलीमर। अब दूसरा लेते हैं, ये क्या है, शुगर। आपको पता है शुगर के साथ कौन जुड़ेगा, जैसे ये ग्वानिन है, नाइट्रोजनी बेस जुड़ेगा। और आपको पता है हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ता है, साइटोसिन। इधर क्या आएगा, शुगर। और आपको पता है शुगर से कौन जुड़ा होता है, इधर फॉस्फेट। इधर कौन जुड़ा होगा, फॉस्फेट। अब जो मैंने डायमीटर की हमने चर्चा की, तो डायमीटर क्या है, आपको पता है, फॉस्फेट से फॉस्फेट के मध्य की दूरी। आप ध्यान रखना, ये जो दूरी है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि शुगर टू शुगर डिस्टेंस कितनी होती है, जो कितना होता है, तो ध्यान रखना 11.1 एंगस्ट्रॉन। यानी जो डीएनए में दो शुगरों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 11.1 एंगस्ट्रॉन। और दो फॉस्फेट ग्रुप के मध्य की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप एक और बात देखना, डीएनए में की संरचना में ध्यान रखना, फॉस्फेट बाहर की ओर होता है। ध्यान रखना, जो फॉस्फेट समूह होता है वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। और जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, वो हमेशा ध्यान रखना वो अंदर की ओर होते हैं। वो कहाँ होंगे, अंदर की ओर। और जो फॉस्फेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉस्फेट कहाँ है, बाहर की ओर। यानी फॉस्फेट यदि इस संरचना में बात करें तो कहाँ होगा, बाहर की ओर। और अंदर की ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन है, नाइट्रोजनी बेस। जैसा कि आपको मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पे नाइट्रोजनी बेस कहाँ होंगे, अंदर की ओर। अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए यहां पे कौन सा बॉन्ड है, जैसा कि आपको पता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड।
आपको पता है फॉस्फेट और शुगर के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड आपको पता है? इन दोनों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी क्षारकों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को कौन सा बंध जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध जोड़ेगा? यानी आपको पता है डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को आपस में कौन जोड़ती है? नाइट्रोजनी क्षारक। और नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो डीएनए की संरचना में सबसे कमजोर बंध होता है। यानी डीएनए की संरचना में जो सबसे कमजोर बंध होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो सबसे क्या है? कमजोर। और ये जो डीएनए की संरचना में जो क्षारक होते हैं, जो युग्म होते हैं, वो ध्यान रखना हमेशा डीएनए की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। यानी आपको पता है बाहर कौन है? जो इसका बाहर का एरिया तैयार करेगा वो फॉस्फेट है, और अंदर कौन है? क्षारक है। तो क्षारक डीएनए की सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। डीएनए किसका निर्माण करेंगे? सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। और जब डीएनए रीएप्लिकेशन पढ़ेंगे उस समय ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। अब डीएनए की संरचना को समझने के लिए यहाँ पर हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वो है चारगोप का नियम। चारगोप का नियम। चारगोप का नियम। देखो चारगोप ने क्या बताया? चारगोप ने क्या बताया? आपको बताया डीएनए में दो क्षारक होती है, आपको पता है प्यूरिन एवं पिरिमिडिन। यह एक दूसरे की पूरक होती है। यह एक दूसरे की पूरक होती है। ये एक दूसरे की क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ये मतलब दोनों अलग अलग है फिर भी आपस में जुड़ेंगी। पूरक का मतलब ये होती है कि एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं है। जैसे दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, तो जैसा कि आपको पता है दोनों अलग अलग है, फिर भी एक लड़के की शादी दूसरे लड़के से होगी और दूसरे लड़के की शादी उस दूसरे लड़के से होगी। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन भी एक दूसरे की क्या है? पूरक होती है। इन्होंने देखो अगली बात क्या बताई, इन्होंने बताई और इन्होंने ये भी बताया कि डीएनए में इन दोनों की सांद्रता समान होती है। सांद्रता क्या होगी? समान होती है। जो चारगोप ने क्या बताया? सांद्रता समान होती है। आगे इन्होंने देखो किस प्रकार से बताया, इन्होंने बताया कि एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के प्रतिशत के बराबर होता है। सत के बराबर होता है। चारगोप ने बताया कि एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के प्रतिशत के बराबर होता है और ग्वानिन का प्रतिशत साइटोसिन के प्रतिशत के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी एडेनिन का प्रतिशत किसके बराबर है? थाइमिन के प्रतिशत के बराबर, और ग्वानिन का प्रतिशत किसके बराबर है? साइटोसिन के प्रतिशत के बराबर होता है। हमेशा ये आप क्या करना है, इसको याद रखना, एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के बराबर होता है। बट आप हमेशा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, A+T नॉट इक्वल टू G+C। हमेशा ध्यान रखना, यानी A+T नॉट इक्वल टू G+C, मतलब A+T की सांद्रता कभी भी G+C की सांद्रता के बराबर नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखना। ये यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एडेनिन का प्रतिशत थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन का प्रतिशत साइटोसिन के बराबर होगा, बट A+T नॉट इक्वल टू G+C। और यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे ये आपके क्वेश्चन सोल्व करने में क्या काम आएगा, A+G बराबर T+C, A+G बराबर T+C। इन दोनों का जो कंटेंट होता है डीएनए में, वो ध्यान रखना 50-50% होता है। कितना होगा? 50। यानी इसका कंटेंट कितना है? 50%। तो इसका कंटेंट कितना है? 50% होता है। इन दोनों का जो कंटेंट होता है वो कितना होगा? 50-50% होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, इन्होंने क्या बताया आगे चारगोप ने, इन्होंने बताया कि A+T अपॉन G+C इज इक्वल टू बेस रेशियो। मतलब इसका मतलब होता है क्षार अनुपात। क्या होगा? क्षार
अनुपात। A+T/G+C बराबर क्या होगा? क्षारक अनुपात या क्षार अनुपात। हमेशा ध्यान रखना, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें जो ये बेस रेशियो होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में बेस रेशियो 1 से ज्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन 1। 1 से क्या होगा? ज्यादा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें जो बेस रेशियो होता है वो क्या होगा? 1 से क्या होगा? हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। कैसे? आपको पता है कि यूकेरियोटिक सेल्स में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है? 80 टाइप डीएनए। मैंने पीछे बताया, यूकेरियोटिक सेल्स में 80 टाइप डीएनए पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कौन सा डीएनए पाया जाएगा? जीसी टाइप डीएनए। तो कॉमन सेंस है, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, यानी ए और टी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, और G+C की मात्रा क्या होगी? कम। तो जब रखेंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और जब इसमें रखेंगे, G और C की मात्रा ज्यादा रखेंगे और A और T की मात्रा कम रखेंगे, तो जो बेस रेशियो क्या होगा? 1 से क्या आएगा? कम आएगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन किस प्रकार से, जो बेस रेशियो आता है इसके इक्वेशन किस प्रकार से आते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि A+G बराबर क्या होगा? T+C। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि ग्वानिन 20% है। ग्वानिन क्या है? 20% है। तो थाइमीन क्या होगा? आपको क्वेश्चन दे दिया कि ग्वानिन 20% है, तो थाइमीन क्या होगा? तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। आपको पता है A+G बराबर क्या होता है? T+C। अब हमें ग्वानिन कितना दिया? 20%। तो ऑटोमेटिकली साइटोसिन कितना हो जाएगा? आपको मैंने बताया था कि G बराबर क्या होगा? C। G बराबर क्या होगा? C। तो थाइमीन कितना हो जाएगा? 20%। अब आपको पता है कि A और G टोटल कितना होता है? मैंने बताया था कितना? 50%। तो ये 20% है, तो ये कितना हो जाएगा? 30%। और यदि ये 30% है तो जल्दी से बताओ थाइमीन कितना होगा? यदि एडेनिन 30% है, मैंने आपको बताया था A बराबर T, तो थाइमीन कितना आ जाएगा? 30%। तो इसका आंसर क्या आएगा? थाइमीन की मात्रा क्या होगी यहाँ पे? 30%। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। हमारे से निरंतर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निरंतर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए रीएप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।